So let's start today's topic, which is unfounded optimism. If you have any question from the last lecture, you can ask. ओके, सो अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म, क्रिस पीटर जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट जो पहले थे, वो कहते हैं कि यू नेवर हैव टू फियर दैट एस्टिमेट क्रिएटेड बाय द डेवलपर्स विल बी टू पेसिमिस्टिक बिकॉज डेवलपर्स विल ऑलवेज जनरेट अ ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूल. सो जो डेवलपर से अगर आप पूछेंगे किसी टास्क के लिए कितना टाइम लगाओगे या कितना आपको इसमें टाइम या पैसा लगाओगे, तो वो जो आपको एस्टिमेट दे रहे होते हैं, नॉर्मली दे गिव यू ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूल. ठीक है, तो आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि वो पेसिमिस्टिक देंगे. ठीक है, नॉर्मली दे गिव ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूल. रीजन उसका ये है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं. उनके पास उनकी जो सोच होती है वो अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से. सो दे गिव यू ऑलवेज द ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूल. ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है क्रिस पीटर कह रहा है. ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रेसिडेंट रह चुका है. सो क्रिस पीटर ने ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद ये बात कही होगी कि जो डेवलपर एस्टिमेट देते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो पेसिमिस्टिक नहीं होता. सो वी डोंट हैव टू वरी कि वो पेसिमिस्टिक शेड्यूल है. ठीक है, तो वो इसलिए कह रहा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ऑप्टिमिस्टिकली है. ठीक है, उनके उनके एस्टिमेशंस में रिस्क ऐड नहीं होता है. अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म में रीजंस ऑप्टिमिस्टिक होने के क्या है, तो पहला रीजन है वी विल बी मोर प्रोडक्टिव ऑन दिस प्रोजेक्ट देन वी वर ऑन द लास्ट प्रोजेक्ट. प्रीवियस प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में हम प्रोडक्टिव होंगे, ये ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं. ठीक है, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो लास्ट काम किया था उससे इस प्रोजेक्ट पे और अच्छा काम करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे होते हैं. उसके अलावा सेकंड पॉइंट में कहता है अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग ऑन द लास्ट प्रोजेक्ट, नॉट नॉट सो मेनी थिंग्स विल गो रॉन्ग ऑन दिस प्रोजेक्ट. तो लास्ट प्रोजेक्ट में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो मिस्टेक्स हमने की हैं, जो चीजें गलत हुई हैं हमसे, इस प्रोजेक्ट में वो गलतियां नहीं होंगी. ठीक है, हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे. जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो तो आप इस तरह से सोच रहे होते हो कि प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो गलतियां हुई, जो मिस्टेक्स हुई, वो इस प्रोजेक्ट में नहीं होगी. प्रीवियस प्रोजेक्ट में हम थोड़ा प्रोडक्टिव थे, इसमें और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे. ठीक है, इसके अलावा वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स दैट विल अलाउ अस टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट मच फास्टर. तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो चीजें हमने सीखी हैं वो हमें हेल्प करेंगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी और क्विकली हम कंप्लीट करें अपना प्रोजेक्ट. सो दीज आर द थ्री रीजंस जो कि ऑप्टिमिस्टिकली सोचने पे मजबूर करते हैं. ठीक है, ये क्रिस पीटर ने हमें बताया और कि डेवलपर पेसिमिस्टिक नहीं सोचते, ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, और उसके ये तीन रीजंस था. नाउ एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी, और दूसरा कंसेप्ट है जिसको कहते हैं बायसनेस. ये दो चीजें यूज होती हैं इन द एस्टिमेशन. बायस का मतलब होता है कि जब आप अपने एस्टिमेशन को जानबूझकर अंडर एस्टिमेशन कर दें या ओवर एस्टिमेशन कर दें, तो इसको आप बायसनेस कहते हैं. ठीक है, समटाइम्स हम ओवर एस्टिमेट करके बता रहे होते हैं, जानबूझ के ज्यादा वैल्यू बता रहे होते हैं, और समटाइम हमें पता नहीं होता और हम अनइंटेंशनली कम वैल्यू भी बता देते हैं. सो बायसनेस हम करते हैं. तो बायसनेस और सब्जेक्टिविटी दो कॉन्सेप्ट्स हैं एस्टिमेशन के अंदर. बायसनेस हम क्यों करेंगे? कोई ये सोच रहा होगा कि व्हाई वुड आई डू बायसनेस, के हम अपनी वैल्यू को ज्यादा बता दें या कम बता दें. नॉर्मली होता ये है कि जब हम कोई एस्टिमेट करते हैं और वो एस्टिमेट जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो सोच है उस हिसाब से अगर नहीं चल रहा होता, तो हम अपनी प्लानिंग के थ्रू उसको जो है वो बायस करते हैं. ठीक है, हम अपने प्लान्स को चेंज करते हैं. सपोज करें कि आपको प्रोजेक्ट 2 महीने में डिलीवर करना था, लेकिन कुछ दिन जो है वो आपके ज़ाया हो गए ड्यू टू स्ट्राइक, या लाइट का इशू था, या लॉकडाउन की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से आपका जो है वो काम रुका हुआ था, 2-4 दिन आपका काम नहीं हो सका. तो अब आपका एस्टिमेशन जो था उसके जो दिन थे वो 2-4 दिन ज़ाया हो गए. तो उनको आप कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे? अपने प्लान्स को बायस करेंगे, प्लानिंग को आप चेंज करेंगे. ठीक है, तो बायस का मतलब यही होता है कि टू चेंज टू, बायसनेस का मतलब होता है कि आप किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और एक डायरेक्शन में कम जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. तो इस चीज को आप बायसनेस कहते हैं. जैसे नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर जो है वो
जो बॉस है उसका कोई रिलेटिव काम करता है, और एक दूसरा बंदा जो है बॉस का रिलेटिव नहीं है। तो आपको क्या लगता है, बॉस जो होगा वो क्या वो बॉस बॉस अगर अपने किसी रिलेटिव को थोड़ी सी फेवर देगा, फॉर एग्जांपल कि उसको वो लेट आने पे कुछ नहीं कहता फॉर एग्जांपल, और अगर उसको जो है वो थोड़ी लीनियंसी दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सैलरी ज्यादा बढ़ा के दे रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग सोचेंगे यार ये जो बॉस है ना ये बायस है। बायस है का मतलब आपको वो फेवर नहीं दे रहा, आपकी तरफ वो उसका इतना जो है वो फेवर नहीं है, लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन है, यानी कि जो जो दूसरा उसका रिलेटिव है, उसकी तरफ वो थोड़ा ज्यादा बायस है, उसको ज्यादा फेवर मिलती है, उसको ज्यादा लीव्स मिलती हैं, उसको थोड़ी सैलरी भी ज्यादा मिलती है। तो बायस हम लोग इंटेंशनली भी होते हैं और समटाइम में अनइंटेंशनली भी हो जाते हैं। तो बायस का रीजन, बायस की मीनिंग सिंपल ये है कि आप जो है वो किसी किसी एक डायरेक्शन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो, तो उसको बायसनेस कहते हैं। तो अ, ये एस्टिमेशन में कहता है, एस्टिमेशन बायस इज इंटेंट टू फॉग एन एस्टिमेट इन वन डायरेक्शन और अनदर। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन। तो बायस हो जाना, सम टाइम हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और सम टाइम हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो दैट इज योर बायसनेस। वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप बायस क्यों हो रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आप एस्टिमेशन काफी अरसे से करते रहे हो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको एस्टिमेशन का, तो आप एक्यूरेट एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा वैल्यू बता रहे हो या कम वैल्यू बता रहे हो बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज लो इन द एस्टिमेशन, तो आप वैल्यू जो है वो बायस होके भी बता सकते हो। उसके बाद सब्जेक्टिविटी क्या चीज है, सब्जेक्टिविटी कहते हैं हम ह्यूमन जो जजमेंट है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्सपीरियंस बोथ कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वैल्यूज चेंज करते हो, आगे पीछे करते हो, मॉडिफाई करते हो, इस चीज को सब्जेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, ये एस्टिमेशन में भी होता है, एस्टिमेशन में भी हम लोग इस तरह करते हैं। ये देखिए, ये जो आपने देखा होगा सम टाइम में जो गाने चलाने वाले इको वाले आते हैं हमारे पास शादियों में, या जो डीजे होता है जो म्यूजिक सेट करता है हमारे लिए, तो उसके पास ये बटन्स होते हैं, ऊपर नीचे करता है इनको। ठीक है, इनको कंट्रोल नॉब्स कहते हैं। इनकी इसकी जो वो है नेम है इन पर्टिकुलर थिंग्स का, इनका नेम है कंट्रोल नॉब्स। ठीक है, कंट्रोल नॉब्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं आपकी पर्टिकुलर थिंग्स को। लाइक जैसे बेस ज्यादा आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बेस को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको जो है वो साउंड की क्वालिटी डिफरेंट चाहिए, आपको जैज म्यूजिक का जो फ्लेवर चाहिए, या आपको क्लासिक म्यूजिक का फ्लेवर चाहिए, या अगर आपको पॉप म्यूजिक का फ्लेवर चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप इन इन कंट्रोल नॉब्स को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, या फिर ये दूसरा एग्जांपल इधर भी है, ये भी कंट्रोल नॉब्स ही है, इनको घुमाते हैं हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। सो इसमें भी लेवल सेट करते हैं, इधर से इधर तक कोई वैल्यू सेट करते हैं, और वो फिर अकॉर्डिंग टू आवर सेटिंग्स पर्टिकुलर आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, इनको कंट्रोल नॉब्स कहते हैं, और इससे आपके पास क्या होता है, इसकी सेटिंग जो हम लोग करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। सपोज मुझे आप बिठा देना इसके ऊपर, ये जो म्यूजिक सेटिंग करने के लिए डीजे बना के मुझे बिठा दो फॉर एग्जांपल, तो मैं पता नहीं क्या सेट करूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है इन चीजों का। और मैं जब इन चीजों को सेट करूंगा, वो मैं ऐसे ही तुक्के पे सेट करूंगा, और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। लेकिन एक बंदा है जो कि प्रोफेशनल डीजे है और उसको म्यूजिक का बिल्कुल पता है और उसको इस चीज की पूरी सेटिंग का पता है, तो वो जो सेटिंग करेगा, तो दैट सेटिंग विल बी बेटर देन माय सेटिंग, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है मुझसे और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा आप में से सपोज कोई ऐसा बंदा हो जिसको म्यूजिक का थोड़ा बहुत पता हो और वो इन सेटिंग्स के बारे में जानता हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी कुछ इस तरह की सेटिंग कर सकता है जो कि मुझसे बेहतर होगी, और डीजे डीजे या जो एक्सपर्ट होता है उससे थोड़ी सी कम होगी। तो ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए कि जो सब्जेक्टिविटी होती है ना, दैट इज बेसिकली एडजस्टिंग और सेटिंग दीज कंट्रोल नॉब्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, ये इस चीज को कह रहा है। तो ये कंट्रोल नॉब्स कहाँ यूज होते हैं, ये कंट्रोल नॉब्स आपके कोकोमो मॉडल में फंक्शन पॉइंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने कोकोमो के अंदर 15 क्वेश्चंस पढ़े थे, 15 क्वेश्चंस थे जिनकी आपने वैल्यू सेट की थी।
इफ यू रिमेम्बर, लेट मी शो यू दोज थिंग्स जो कि मैंने आपको पढ़ाया था इसमें। ये कोकोमो मॉडल था, इसके अंदर 15 क्वेश्चन थे जिनकी वैल्यू सेट करनी थी। ठीक है, तो वो 15 वैल्यूज कौन सी थी, वो ये थी, these were the 515 these were the 15 questions। ठीक है, इन 15 क्वेश्चंस की आपने वैल्यू सेट की थी, ये है क्वेश्चंस वो, और इनकी वैल्यूज ये है। अगर लो रखनी है तो 0.7 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसकी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की, और अगर हाई रखनी है तो 1.40। इसी तरह से यहाँ पे वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस लो रखना है तो 1.21, और हाई रखना है तो 0.90। अब ये जो वैल्यूज है ना, दीज वैल्यूज आर नोन एज कंट्रोल नॉब्स। कंट्रोल नॉब्स इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज की सेटिंग आप रखोगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। अगर आप एस्टिमेशन बहुत अच्छी करते हो और आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो आप इनकी जो वैल्यू रखोगे वो सही रखोगे, एक्यूरेट रखोगे। ठीक है, और अगर आपकी एस्टिमेशन बहुत बुरी है, या आप बिल्कुल नए बंदे हो एस्टिमेशन की फील्ड में, तो इनकी जो वैल्यू आप रखोगे वो आप हो सकता है एक्यूरेट ना रख सको, या आपको पता ना हो कि इनकी एस्टिमेशन वैल्यूज या इनकी जो कंट्रोल नॉब्स की जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप तुक्के पे लगा देंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ और मुझे प्रोग्रामर कैपेबिलिटी जो है वो सेट करना है। अब मेरी कंपनी में दो प्रोग्रामर काम करते हैं सपोज, ठीक है। एक प्रोग्रामर बहुत अच्छा है जिसकी डेवलपमेंट 10 साल का एक्सपीरियंस है, और दूसरा प्रोग्रामर जो है उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब जो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये बहुत एक्सपर्ट बंदा है और इसकी स्किल्स जबरदस्त है, तो मैंने इसकी जो रखी है वैल्यू, वो मैंने वेरी हाई रखी है। फॉर एग्जांपल, वेरी हाई मतलब ये वाली रखी है, 0.70। ठीक है, और दूसरा जो बंदा है जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी क्वालिटी जो है वो मैंने नॉमिनल रखा है। नॉमिनल मतलब 1 रखा है, ना तो वो कॉस्ट को बढ़ाएगा ना तो कम करेगा, नॉमिनल रखेगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, अब वही दो डेवलपर आपके साथ सामने बिठाए और मैंने कहा इनकी वैल्यू सेट करो कि आपको ये प्रोग्रामर कैसा लगता है। एक जो जिसको जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है और एक ऐसा जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, इनकी वैल्यू सेट करो। तो अब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग उसकी वैल्यू सेट करोगे। मुझे लगता है कि जो डेवलपर जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा डेवलपर है और उसकी वैल्यू मैंने वेरी हाई रखी है। आपको जो लगता है फॉर एग्जांपल के ये जो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपर का, ये वेरी हाई नहीं है बल्कि हाई हाई लेवल इसकी रखते हैं, तो हो सकता है आप इसकी वैल्यू क्या रखें, 0.86 रख दें। मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी, 0.70 रखी। मुझे लगता था कि ये वेरी हाई स्किल्ड डेवलपर है, आपको लगता है कि ये हाई लेवल स्किल्ड डेवलपर है, तो हम दोनों की सोच में फर्क हुआ। तो हमने क्या किया, हमने इनकी वैल्यूज भी चेंज कर दी। तो वैल्यूज को चेंज कर देना मतलब हमने कंट्रोल नॉब जो थी, जिसका नाम कंट्रोल नॉब को क्या था, प्रोग्रामर कैपेबिलिटी, हमने इसकी वैल्यू डिफरेंट रखी। सो इफ यू आर सेटिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट कंट्रोल नॉब्स, बिकॉज योर एक्सपीरियंस टेल्स यू कि इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो फिर आपके पास सब्जेक्टिविटी क्रिएट होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ डाउट। ठीक है, डाउट क्रिएट होता है कि पता नहीं जो एस्टिमेशन मैंने की है वो सही है या नहीं है, वो कितनी एक्यूरेट है उसकी गारंटी नहीं है। तो ये जो कंट्रोल नॉब्स हैं, इसकी जो वैल्यू सेट करते हैं हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सेट करते हैं, और इसकी गारंटी नहीं है कि जो आपने सेट की है वैल्यूज वो 100% सही है। हो सकता है कुछ सही हो सकता है कुछ गलत हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रोल नॉब्स जितने ज्यादा रखोगे अपनी एस्टिमेशन में, उतना एलिमेंट ऑफ डाउट ज्यादा रहेगा आपकी एस्टिमेशन में। ये कंट्रोल नॉब जितने कम रखोगे, उतना एस्टिमेशन का एलिमेंट ऑफ डाउट कम रहेगा आपके पास। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि सपोज करें ये 4 बटन आपके पास हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4 4 बटन आपके पास हैं। ठीक है, और मैंने कहा इन चारों की वैल्यू सेट करो ताकि आवाज जो आ रही है या जो साउंड आ रहा है वो मुझे अच्छा लगे। तो आपने अपनी मर्जी से इनकी वैल्यू सेट की, किसी ने इसको ज्यादा कर दिया, किसी ने इसको ज्यादा कर दिया, किसी ने इसको कम कर दिया, और चार चार बटन थे तो मुझे वैल्यू आगे पीछे करके मुझे सेट करके दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने रिड्यूस करके ये 2 कर दिया। मैंने कहा अब इन 2 की वैल्यू सिर्फ सेट करो, 4 को छोड़ो, सिर्फ 2 की वैल्यू सेट करके मुझे साउंड सेट करके दो। अब आप इन 2 वैल्यूज को सेट करो, एक इसको और एक इसको, 1 को और इस 2 को। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि 4 की वैल्यू सेट करना इजी है या 2 की वैल्यू सेट करना इजी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 चीजों की वैल्यू सेट करोगे तो आपको जो मिस्टेक के चांसेस है वो ज्यादा है, बिकॉज आपको 4 चीजों की वैल्यू सही रखनी है।
4 चीजों की वैल्यू सही रखना, आपका एक्सपीरियंस पता नहीं उन चीजों में हो या ना हो, और उसकी गारंटी नहीं है कि ये चारों चीजें सही रखी हैं आपने, ठीक है। लेकिन अगर दो वैल्यूज को सेट करना हो आपको, अगर दो कंट्रोल नॉब्स को सेट करना हो, तो आप उनकी वैल्यूज में एरर करने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज दो ही चीजों को सही करना है, हो सकता है दोनों सही रखो, हो सकता है एक सही रख दो, ठीक है, हो सकता है दोनों गलत रख दो, ये भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है कि आप इसमें एरर कम करोगे, ठीक है। चांसेस हैं कि आप इसमें एरर कम करोगे, लेकिन जितने ज्यादा कंट्रोल नॉर्म्स होंगे उतने चांसेस हैं कि आप मिस्टेक करोगे और आप उसमें गलत वैल्यू सेट कर दोगे। तो अगर कोकोमो मॉडल की बात करें दोबारा से एक बार, कि अगर इन 15 क्वेश्चंस की वैल्यू सेट करनी है आपने, तो 15 चांसेस है कि गलती करोगे, 15 चांसेस हो गए, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू सेट वैल्यू फॉर दीज 15 वेरिएबल्स, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ इन तीन चीजों की वैल्यू सेट करनी है, 1 2 3, ये तीन शुरू वाले, तो कितने चांसेस है? 3 चांसेस है, 3 चांसेस है कि आप कम गलत वैल्यू सेट करोगे, 3 चांसेस। और 15 क्वेश्चंस है तो 15 चांसेस हैं कि आप गलत वैल्यू सेट करोगे, ठीक है। तो जितने कंट्रोल नॉब्स कम होंगे उतने कम चांसेस हैं एरर के, और जितने ज्यादा कंट्रोल नॉब्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप गलती करोगे, मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो ये चीज समझानी थी असल में। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं सब्जेक्टिविटी। अब मैं इसको रीड करता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहता है सब्जेक्टिविटी अकर्स व्हेन वी फील कंसीडरिंग डिफरेंट एस्टिमेशन टेक्निक दैट मोर कंट्रोल नॉब्स वी हैव बेटर एस्टिमेशन वी विल गेट। कहता है हमें ऐसा लगता है कि जितने कंट्रोल नॉब ज्यादा होंगे उतनी हम अच्छी एस्टिमेशन करेंगे और सही आंसर आएगा। हालांकि द रियलिटी इज अपोजिट, असल में ऐसा नहीं है। ये कहता है द मोर कंट्रोल नॉब्स वी हैव मोर चांसेस ऑफ सब्जेक्टिविटी टू क्रीप इन। तो कहता है जितने ज्यादा कंट्रोल नॉब्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, और आपके पास जो एस्टिमेशन होगा वो गलत आएगा। तो क्या करना चाहिए? कंट्रोल नॉब्स जितने कम हो सके उतने कम कंट्रोल नॉब्स रखने चाहिए, तो उतनी ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन के चांसेस होंगे आपके पास। बायस के बारे में पढ़ते हैं, कहता है बायस अकर्स व्हेन एस्टिमेशंस आर नॉट अलाइंड विद द टारगेट एंड प्रेशर इज अप्लाइड टू द एस्टिमेट the project and project team. It is said that the excessive schedule pressure occurs in 75% to 100% in the large projects. तो बायस क्यों करते हैं? बायस का मतलब मैंने कहा था जानबूझ के वैल्यू को आगे करना या पीछे करना। क्यों करते हैं जानबूझ के आगे पीछे? क्योंकि कहता है कि जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आप एस्टिमेशन टारगेट के साथ अलाइन नहीं होती, गलत एस्टिमेट कर देते हैं, टारगेट के साथ मीट नहीं हो पा रहे होते, तो फिर प्रेशर आता है हमारे ऊपर, और जब प्रेशर आता है तो फिर या तो हम ओवर एस्टिमेशन की तरफ चले जाते हैं और या तो फिर अंडर एस्टिमेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी डू द बायसनेस। और सब्जेक्टिविटी इज एलिमेंट ऑफ डाउट। जितने कंट्रोल आप ज्यादा रखोगे उतना एलिमेंट ऑफ डाउट ज्यादा आएगा, एस्टिमेशन में एरर करोगे। जितने कंट्रोल नॉब्स कम रखोगे उतने चांसेस हैं कि गलती कम होगी। ये जैसे एग्जांपल में दिखाया है, ये 15 कंट्रोल नॉब्स हैं इसके कोकोमो मॉडल के, ठीक है। और 17 है, बल्कि यहाँ पे लिखा है कोकोमो 2 में 17 है, 17 कोकोमो मॉडल के ये है हमारे पास कंट्रोल नॉब्स हैं, ठीक है। इनकी जो वैल्यू सेट की है, ये प्रोजेक्ट्स है 3, इनकी वैल्यूज में ये अंडर एस्टिमेशन हो गया, और इसके अंदर बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन की वेरिएबिलिटी रखी दी गई है बिकॉज ऑफ द 17 फैक्टर्स। 17 फैक्टर्स की वैल्यू सेट करनी थी तो एरर के चांसेस भी ज्यादा थे। देखिए तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने एरर किया है, कंप्लीट हर प्रोजेक्ट में एरर है। ये देखें अंडर एस्टिमेट किया है, ये इसको अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट दोनों की तरफ वैल्यू है, ये अंडर एस्टिमेट कर दिया, नीचे आ गई है वैल्यू। और ये देखें इसमें कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है, ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। देखें वेरिएबिलिटी का मतलब है कि आपकी एस्टिमेशन की वैल्यूज बहुत ज्यादा दूर दूर तक दी गई है, अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट की वैल्यू। मैंने आपको कहा था कि दो वैल्यू देनी चाहिए हमें हमेशा एस्टिमेशन में। तो 2 पॉइंट एस्टिमेशन में अगर आप वैल्यू इतनी ज्यादा दोगे, इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी दोगे, तो फिर दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये रीजन क्या है इसका, व्हाई वी आर मेकिंग सच मिस्टेक्स? बिकॉज 17 क्वेश्चंस के आंसर देने थे आपको, 17 कंट्रोल नॉब्स की वैल्यू सेट करनी थी। सो जितने ज्यादा कंट्रोल नॉब्स उतने ज्यादा चांसेस हैं कि गलत एस्टिमेट होगा। अच्छा, अब इसमें वो कहता है कि वन कंट्रोल नॉब है, ठीक है, वन कंट्रोल नॉब, एक कंट्रोल नॉब को सेट करना है ओनली। तो कितना देखें चांसेस ऑफ एरर कितने कम हो गए, वेरी वेरी फ्यू चांसेस ऑफ एरर। देखें इसमें ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है एस्टिमेशन आपके, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए हैं आपसे लेकिन ज्यादा एस्टिमेशन एरर्स नहीं है।
ठीक है। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका ये है कि आपको सिर्फ एक चीज की वैल्यू सेट करनी थी, ओनली वन वैल्यू, और वो इजी है। वन वैल्यू उसको सेट करना आसान है, 17 वैल्यू को सेट करना मुश्किल है। ठीक है, ये आप रियलिटी में बैठ के कभी सोचोगे ना, तो आपको रियल लाइफ में भी ऐसा लगेगा कि अगर आपको 15 चीजों की वैल्यू सेट करनी हो तो आप एरर कर जाओगे किसी ना किसी वैल्यू में। और किसी भी वैल्यू में जो है वो, अगर आप एरर ना करो, किसी एक चीज की वैल्यू सेट करनी हो आपको सिर्फ अगर, तो उसमें चांसेस कम है कि आप एरर करेंगे, मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो उसकी चांसेस है कि हो सकता है कि वो वैल्यू सही भी आ जाए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑफ द कट एस्टिमेट, के अगर आपको कोई एस्टिमेशन मिलता है डेवलपर की तरफ से फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर से आप टाइम को रिड्यूस ना करें। जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था कि किसी स्टूडेंट ने कहा था कि अगर मैनेजर जो है वो टाइम कम करके बता रहा है आपको किसी का, किसी एस्टिमेशन का, तो वो आपको उसको, डेवलपर जो टाइम बता रहे हैं उसको कम करके रिड्यूस करके देना चाहिए उनको। तो मैंने कहा था कि नहीं, ये सही नहीं है, बिकॉज अगर आप, डेवलपर ने आपको कोई एस्टिमेशन दिया और आपने इनको कम टाइम करके दे दिया, तो वो फिर प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में आते हैं तो वो फिर कोडिंग में मिस्टेक्स करते हैं, वो जल्दी जल्दी का काम करते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो एरर के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इंट्यूशन एंड गेस, इंट्यूशन और गेस दो चीजें होती है ना। हमें इंट्यूशन, आपको लगता है कि ऐसा होगा, दैट इज नोन एज इंट्यूशन। जैसे आपको लगता है आज बारिश होगी, तो ये आपका इंट्यूशन है। ठीक है, जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में बैठे और आपको कराची जाना है और आपको ट्रैफिक लग रहा है हाईवे पे, आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि आज आप टाइम पे नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, आपको अपना एक सिक्स सेंस आपको कहता है कि यार आज आप लेट हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या आज आपको लगता है कि आज कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो ये इंट्यूशन होता है। और गेस करना मतलब तुक्का लगाना। तो कहता है इंट्यूशन और गेस इन द सॉफ्टवेयर कार्ड एस्टिमेट बोथ आर कोरिलेटेड विद द कॉस्ट एंड शेड्यूल ओवररन्स। कहता है कभी भी इंट्यूशन से या गेस से आप एस्टिमेट ना करें। अगर करेंगे तो ओवर एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे, ओवर कास्ट भी बढ़ जाएगी आपकी और शेड्यूल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो तुक्का नहीं लगाना चाहिए। और इंट्यूशन से भी आप एस्टिमेट ना करें, क्योंकि इंट्यूशन और गेस ये दोनों चीजें जो है दे आर कोरिलेटेड। कोरिलेटेड का मतलब होता है कि दोनों एक साथ रिलेटेड है, एक साथ कनेक्टेड है, और दोनों जो है अगर बढ़ेंगे, इंट्यूशन जितना ज्यादा गेस करोगे, जितनी ज्यादा इंट्यूशन यूज कर रहे होगे, तुक्का लगाओगे या ऐसे आपको लगता है और आपने वैल्यू बता दी तुक्के में, तो ज्यादा चांसेस है कि आप गलत एस्टिमेट कर रहे हो। रिव्यू करके एस्टिमेट देना चाहिए, ये कहता है। ठीक है, लास्ट चीज है कि इंट्यूशन से या गेस से एस्टिमेशन देने से बेहतर है कि उसको रिव्यू करवाएं और रिव्यू के बाद एस्टिमेशन दें। ठीक है, ये एक डेटा दिया है इसने, इसमें पिंक कलर की जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये बैकग्राउंड में जो नजर आ रहा है पिंक कलर, ये रिव्यूड एस्टिमेट्स हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइंस है, ये आपके ऑफ द कट एस्टिमेट है, यानी कि इंट्यूशन और गेस के थ्रू एस्टिमेट किए गए। और ये परसेंटेज ऑफ एरर दिखा रहा है। तो अगर आप तुक्के पे एस्टिमेट दे रहे हो तो देखिए कितना परसेंट एरर किया इसने। पहले प्रोजेक्ट में 100% एरर किया, लेकिन रिव्यू करके एस्टिमेट अगर दिया था तो कितना परसेंट एरर? 25%। देखें कितना रिड्यूस हो गया एरर। रिव्यू का फायदा यही होता है कि मैंने कोई एस्टिमेट किया और मैंने रिव्यू किया उसको कि ये क्या मैंने सही किया था। मैंने थोड़ा इसके ऊपर बैठ के सोचा, थोड़ा इसको रिव्यू करवाया किसी दोस्त से, या थोड़ी सी कोई कैलकुलेशन करके फिर रिव्यू किया, तो मुझे खुद में पता लगा कि यार ये तो मैंने गलत एस्टिमेट किया था। ठीक है, और इधर देखें इस लाइन में कितना एरर है? 225% एरर। ठीक है, क्योंकि ये मैंने एस्टिमेट जो किया ये तुक्के पे किया, इंट्यूशन से किया, गैस लगाया, और ये मैंने उसको बाद में जब रिव्यू किया तो पिंक कलर वाला एस्टिमेट आया, जो कि 25% एरर था उसमें। सो हमेशा हमेशा याद रखें, जब भी एस्टिमेट करें तो उसको एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा। तुक्का नहीं लगाइएगा, इंट्यूशन यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, इंट्यूशन और गैस अगर करोगे तो आप बहुत ज्यादा एरर की तरफ जाओगे, आपकी एस्टिमेशन सही नहीं होगी, याद रखें। लेकिन अगर आपने जो तुक्का लगाया है या इंट्यूशन के थ्रू जो एस्टिमेट किया है उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे या थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे अगर, तो बेहतर एस्टिमेशन के चांसेस है। ठीक है, सो नेवर डू गैस और इंट्यूशन। सो दूसरे एरर के कौन से सोर्सेज है जहां से एरर आता है हमारे पास? एक अनफेमिलियर बिजनेस एरिया,
ऐसी जगह ऐसा बिजनेस एरिया जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं और हम लोग उसकी एस्टिमेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि एंटीवायरस बनाना है मुझे तो उसकी एस्टिमेशन करके दें। आपने कभी एंटीवायरस बनाया ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने कभी एंटीवायरस नहीं बनाया तो आप उसकी जो है वो कैसे करेंगे एस्टिमेशन, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, उनकी एस्टिमेशन करके दो और आपने कभी भी हॉस्पिटल के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया, सो इन दैट केस बिजनेस अनफेमिलियर बिजनेस एरिया कहलाएगा ये भी। अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी एरिया, अगर किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि आपने कभी काम नहीं किया, फॉर एग्जांपल जावा पे आपने कभी काम नहीं किया और आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके ऊपर और उसकी एस्टिमेशन कर रहे हो, तो आप जावा पे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है आपको तो ज्यादा चांसेस हैं कि गलत एस्टिमेट कर दोगे, ठीक है। इनकरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम एस्टिमेटेड टू प्रोजेक्ट टाइम। एस्टिमेटेड टाइम वो होता है जो हमने सोचा हुआ होता है और प्रोजेक्ट टाइम वो होता है जो कि प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर एमएस प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट की जब प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम टास्क क्रिएट कर रहे होते हैं, टास्क असाइन कर रहे होते हैं, तो उनकी कन्वर्जन में मिस्टेक हो जाए तो दैट इज ऑल्सो रीजन कि आप एस्टिमेशन एरर करेंगे। सो दैट्स इट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो है इसको आप रिव्यू करें। और चैप्टर 5, चैप्टर 5 इज अबाउट एस्टिमेशन इन्फ्लुएंसेस। कौन सी चीजें हैं जो आपके एस्टिमेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच बेसिकली इफेक्ट योर एस्टिमेशंस। तो वो इफेक्ट्स कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इन्फ्लुएंस ऑन अ प्रोजेक्ट कैन बी स्लाइस और डाइस्ड इन लॉट्स ऑफ वेज। सो बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन के अंदर चेंजेस आती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें आपके एस्टिमेशंस को, जिसमें अंडरस्टैंडिंग दीज इन्फ्लुएंसेस हेल्प टू इम्प्रूव द एस्टिमेशन एक्यूरेसी। और उन इन्फ्लुएंसेस को थोड़ा समझना चाहिए हमें। अगर वो इन्फ्लुएंस हम लोग समझ जाएंगे ना तो फिर आपकी जो एस्टिमेशन होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आपको मैं बताता हूँ कौन सा है। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट की साइज। ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था जब फिजिकल क्लासेस हो रहे थे, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है प्रोजेक्ट की साइज, जिसके थ्रू दो टेक्निक्स आपको सिखाई है मैंने अभी तक साइज को एस्टिमेट करने के लिए। एक लाइन ऑफ कोड के थ्रू, ठीक है, प्रोजेक्ट की साइज एस्टिमेट करना, और दूसरा फंक्शन पॉइंट के थ्रू। अगर आपको याद हो दोनों शुरू शुरू के टॉपिक्स थे, बिगिनिंग ऑफ द कोर्स वी डिस्कस्ड अबाउट दीज टू थिंग्स। लाइन ऑफ कोड के थ्रू एस्टिमेट करते थे और दूसरा फंक्शन पॉइंट के थ्रू। और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट की साइज सही तरह पता लगा ली ना तो समझ लें कि आपने 50% एस्टिमेशन सही कर लिया है। बाकी 50% एस्टिमेशन आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर है और बाकी कंट्रोल नॉब्स के ऊपर है। तो साइज का एस्टिमेशन सही करना इज बिग चैलेंज। अगर किसी सॉफ्टवेयर की सही साइज पता चल जाए तो समझ लें कि आपकी एस्टिमेशन की काफी चीजें सही कर लेंगे आप। सो साइज में क्या कहता है द लार्जेस्ट ड्राइवर इन सॉफ्टवेयर एस्टिमेट इज साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ट। तो यानी कि जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी साइज एस्टिमेट करना एक बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा कॉस्ट ड्राइवर है, सबसे बड़ा ड्राइवर है ये, ठीक है। बिकॉज देयर इज मोर वेरिएशन इन द साइज देन एनी अदर फैक्टर। अब देखें ना सॉफ्टवेयर क्योंकि जब तक बनता नहीं है तब तक हमें नजर नहीं आता, इनविजिबल होता है, ठीक है। और हमें लाइन ऑफ कोड हमें पता नहीं चलती एग्जैक्टली या फंक्शन पॉइंट्स के थ्रू एस्टिमेट करते हैं या लाइन ऑफ कोड के थ्रू करते हैं, लेकिन वो कितना परसेंट सही है उसका भी पता नहीं होता, क्योंकि बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ छोटा छोटा काम छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। और वो जो हिडन वर्क होता है ना उसमें भी लाइन ऑफ कोड होते हैं, उसमें भी फंक्शन पॉइंट्स होते हैं, और वो हमसे मिस हो जाते हैं समटाइम्स। मैंने लास्ट चैप्टर में जो अभी हमने चैप्टर 4 पूरा किया उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज मिस हो जाती हैं, नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज मिस हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी मिस हो जाती हैं जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीजें मिस होने से आपकी सॉफ्टवेयर की साइज गलत एस्टिमेट होती है, ठीक है। और अगर गलत सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेट हुई तो ऑब्वियसली आपके पास चांसेस हैं कि एस्टिमेशन भी गलत हो जाएगी आपसे। सो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट की साइज। अगर प्रोजेक्ट की साइज सही मिल गई तो एस्टिमेशन 50% तो आप समझ लें आपने सही कर लिया है। सो द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्रेस दैट एफर्ट इंक्रीजेस विद द साइज इंक्रीजेस। तो एफर्ट बढ़ जाएगी जैसे साइज बढ़ जाएगी, देखें ये
अगर सॉफ्टवेयर आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये एफर्ट स्टाफ मंथ, एफर्ट अगर आपके पास 250 पर्सन पर मंथ है, तो ये आपके पास हो सकता है कि लाइन ऑफ कोड 50,000 लाइन ऑफ कोड हो। अगर आपके पास लाइन ऑफ कोड 2.5 लाख है, फॉर एग्जांपल 2,50,000 लाइन ऑफ कोड्स है, तो हो सकता है 500 स्टाफ मंथ्स चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपके पास ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रेट ऊपर जा रही है सीधा, तो इसका मतलब है कि अगर आप लाइन ऑफ कोड बढ़ाते जाओगे, तो आपके पास एफर्ट भी बढ़ती जाएगी, यानी कि स्टाफ मंथ इंक्रीज होते जाएंगे। तो इंक्रीज होने का मतलब क्यों है, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, प्रोजेक्ट की साइज बढ़ती है, तो उसके अंदर आपके पास स्टाफ मंथ भी इंक्रीज होता है, यानी कि एफर्ट भी बढ़ती है आपकी। और जितनी ज्यादा एफर्ट, जितना बड़ा प्रोजेक्ट, उतनी ज्यादा एफर्ट आपको चाहिए होगी उस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो छोटे प्रोजेक्ट में कम एफर्ट लगती है, उसमें कम एफर्ट होती है, और जितने ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें उतनी ज्यादा एफर्ट लगती है। ठीक है, और इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, ये क्लास में भी मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था इसका, इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या था कि अगर मार्केट से कोई चीज खरीदें और उसको अगर हम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करें, तो यूनिट प्राइस कम हो जाती है। जैसे अगर आप कहीं से सब्जी लेने जाएं, फॉर एग्जांपल आप सब्जी वाले से कहें कि मुझे आलू चाहिए, अगर 1 किलो जो है वो 50 रुपए दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको कहते हैं कि मुझे 10 किलो चाहिए, तो वो हो सकता है आपको 48 रुपीज में लगा दें, या 45 रुपीज में लगा दें, हो सकता है। ठीक है, या अगर आपने उसको कहा मुझे 100 किलो आलू चाहिए, तो 100 किलो की जगह हो सकता है वो 50 रुपए वाले आलू जो है वो आपको कम करके 45, 43, 42 में लगा दे। तो वो क्यों कर रहा है इसको कम, क्योंकि एक तो वो उसका प्रोडक्ट जल्दी सेल हो रहा है, उसका टाइम बच रहा है, वो आपको जल्दी में सेल करके जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट खरीदेगा और दोबारा बेचेगा। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि ज्यादा चीज को क्वांटिटी में खरीदना, तो उसकी यूनिट प्राइस कम हो जाना, यानी कि किलो 50 रुपए था, क्योंकि क्वांटिटी कम थी, अब क्वांटिटी बढ़ा दी, 100 किलो कर दी, तो क्वांटिटी की यूनिट प्राइस क्या थी, 50 रुपए से कम होके 45 रुपीज हो गई, या 42, 43 रुपीज हो गई। सो इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये अपोजिट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल है। यानी कि अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होती, तो वो कुछ इस तरह होती कि अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर 100 लाइनों का कोड होता है, और वो हमें पड़ता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, तो अगर वो 10,000 लाइन ऑफ का कोड होता, तो वो 10,000 में नहीं बल्कि 5,000 में मिलता हमें। तो ऐसा तो नहीं है, सॉफ्टवेयर की साइज अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, वो कम तो नहीं होगी। यानी कि लाइन ऑफ कोड अगर इंक्रीज करोगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो इसीलिए इसको डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं, यानी कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, so that means you are increasing the cost of the software also। तो जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, जितनी साइज ज्यादा होगी, उतनी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। उसको मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे कहता है पीपल नेचुरली assume that the software that is 10 times as larger as another software will require 10 times as much effort to build। तो कहता है एक सॉफ्टवेयर है वो 10 गुना अगर बड़ा है प्रीवियस प्रोजेक्ट से, तो उसकी उसके अंदर जो एफर्ट लगेगी वो भी 10 गुना ज्यादा लगेगी। तो कहता है ऐसा नहीं है, बट द एफर्ट ऑफ द 1 लाख सॉफ्टवेयर सिस्टम, 1 लाख लाइन ऑफ कोड सिस्टम इज मोर देन 10 टाइम्स लार्ज एज द एफर्ट ऑफ 10,000 लाइन ऑफ कोड सिस्टम। तो कहता है अगर एक सॉफ्टवेयर जो 10,000 लाइन ऑफ कोड का था, उसमें जो एफर्ट लगेगी वो 1 लाख लाइन ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर 10 गुना से भी ज्यादा लगेगी। 10 गुना नहीं लगेगी, ठीक है, 10 टाइम्स नहीं लगेगी, हो सकता है 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स लग जाए। बिकॉज बड़ा सॉफ्टवेयर, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसके अंदर मेहनत भी बढ़ जाएगी, उसमें एफर्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो द बेसिक रीजन इज द प्रोजेक्ट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उतने उसमें उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है हमें। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करने के लिए आपको लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके बीच में इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए, उनके बीच में आपको टीम टीम वर्क क्रिएट करना पड़ेगा, अच्छा काम करें ताकि वो। तो ये देखें, एक डायग्राम चीज दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें, दो लोग हैं अगर,
दो बंदे अगर आपस में काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो कम्युनिकेशन पाथ कितने, यानी कि वो बात किससे करेंगे, एक दूसरे से करेंगे। ठीक है, दो बंदे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अगर है या दोनों में अगर कंफ्लिक्ट भी है, तो दो बंदे हैं, दो कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन पाथ है, यानी एक दूसरे से ही बात करेंगे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज तीन बंदे हैं, ठीक है, तीन बंदे हैं, तो कितने कम्युनिकेशन पाथ हैं, एक, दो और ये तीन, तीन कम्युनिकेशन पाथ है, यानी कि ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात करेगा और ये इससे बात करेगा। सो देयर आर थ्री पॉसिबल वेज के एक दूसरे से बात करेंगे। कम्युनिकेशन पाथ कितने, तीन है। अच्छा, अब देखें चार बंदे अगर हो गए तो कम्युनिकेशन पाथ चार नहीं है, देखें कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कम्युनिकेशन पाथ हैं। चार बंदे हैं तो छह कम्युनिकेशन पाथ है, यानी कि एक दूसरे के साथ छह बंदे, छह कम्युनिकेशन पाथ होंगे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, इख्तलाफात क्रिएट करने के लिए, जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए। सो बहुत सारे पाथ बनेंगे, तो ये एक दूसरे के अंदर प्रॉब्लम्स भी ज्यादा क्रिएट होंगे। तो जितनी बड़ी टीम होती जा रही है, उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन पाथ बढ़ते जा रहे हैं। कम्युनिकेशन पाथ बढ़ेंगे तो आपकी इफर्ट बढ़ेगी, इफर्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। अब देखिए पांच बंदे, तो कितने कम्युनिकेशन पाथ हैं, अब इसमें कम्युनिकेशन पाथ आपके और ज्यादा है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन पाथ है, ये लाइनें जो है ना कम्युनिकेशन पाथ है। सो इसमें पांच कम्युनिकेशन पाथ नहीं है, उससे ज्यादा है। अब 10 बंदे हैं तो कम्युनिकेशन पाथ की हालत देखें, कितनी कम्युनिकेशन पाथ हैं, देयर आर सो मेनी कम्युनिकेशन पाथ इन दिस। तो 10 बंदे हैं तो 10 बंदे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, काम करेंगे। अब उनकी आपस में बनती है नहीं बनती है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो लार्जर टीम्स बनेंगी अगर, तो ज्यादा चांसेस है कि आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन पाथ जो है वो ज्यादा होंगी, और उनके पास रीजन होगा टाइम पे काम पूरा करे ना करे। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये चीज देखें, ये क्यों रीजन, ये डिसइकोनॉमी ऑफ स्किल क्यों क्रिएट हो रहा है, बिकॉज लार्ज साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखें कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन पाथ इन्वॉल्व होंगी, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी पता नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन होगी पता नहीं होगी, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे पता नहीं करेंगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं कम्युनिकेशन पाथ इंक्रीज होने से। ठीक है, सो जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन, अगर जितनी ज्यादा टीम बढ़ी उतने ज्यादा एफर्ट ज्यादा चाहिए, एफर्ट बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। सो diseconomy of scale is that the size increases, effort increases, साइज इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। और दूसरी दूसरी जो हमारे पास अदर अदर फील्ड्स हैं अदर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, जो भी बताया था आपको कि अगर साइज बढ़ाओगे तो पैसा कम लगेगा, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो यूनिट प्राइस कम होगा। लेकिन इसमें क्वांटिटी बढ़ाओगे तो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट बढ़ेगी, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है। बाकी फील्ड्स के अंदर ये ब्लैक लाइन है। ठीक है, कि अगर साइज बढ़ता है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, ब्लैक लाइन के थ्रू शो किया। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें टिपिकल ग्रोथ कुछ इस तरह है कि साइज अगर बढ़ता है तो ये कॉस्ट ऊपर जाएगा, ये टिपिकली ग्रोथ नहीं करेगा, लीनियर ग्रोथ नहीं करेगा बल्कि टिपिकल ग्रोथ करेगा, यानी कि ज्यादा बढ़ेगा, सीधा सीधा इंक्रीज नहीं होगा, उससे ज्यादा इंक्रीज होगा, जितना आप सोचते हो उससे भी ज्यादा इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज टिपिकल ग्रोथ। ठीक है, लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है कि आप एक तरफ एक चीज बढ़ाए उतनी ही क्वांटिटी में दूसरी तरफ चीज बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 लाइनें हैं तो एक बंदा, 200 लाइनें हैं तो दो बंदे, 300 लाइनें हैं तो तीन बंदे। तो इस चीज को कहेंगे लीनियर ग्रोथ, यानी कि एक तरफ 100 लाइनें बढ़ती हैं तो एक बंदा इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं टिपिकल ग्रोथ कहूँ तो वो कुछ इस तरह होगी कि 100 लाइनें हैं तो एक बंदा, 200 लाइनें हैं तो हो सकता है आपको दो फुल टाइम बंदे चाहिए और एक बंदा आपको आधे दिन के लिए चाहिए, यानी कि पार्ट टाइम चाहिए। तो लीनियर ग्रोथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 300 लाइनें हैं तो हो सकता है पांच बंदे चाहिए हो, तीन बंदे नहीं, पांच बंदे, पांच बंदे, तो यानी कि ये टिपिकल ग्रोथ है, ज्यादा लोग चाहिए। तो टिपिकल ग्रोथ का मतलब है कि लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा बल्कि इसकी ग्रोथ टिपिकल होगी। और लीनियर का मतलब है कि दोनों साइड पे इक्वली ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ये चीज शो कर रहा है कि बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर
ग्रोथ जो होगी आपकी, दैट विल बी टिपिकल, दैट वोंट बी लीनियर ग्रोथ। ठीक है, इस डायग्राम में ये दिखा रहा है कि जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा तो वर्स्ट केस एडेड, यानी कि अगर आपकी एस्टिमेशन सही नहीं है, यानी कि अगर आपने एस्टिमेशन साइज की नहीं सही की तो फिर ये इस तरह इंक्रीज होगा। देखें पिंक लाइन डॉटेड में दिखाया है। सो विच विल बी रैपिड इंक्रीज इन दिस एफर्ट। ठीक है, सो दैट में रैपिड इंक्रीज का मतलब है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा शेड्यूल बढ़ जाएगा आपका, और जितनी जितनी साइज और आपका एफर्ट बढ़ता है उतने ज्यादा पैसे भी ज्यादा लगते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है आपको। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोडक्टिविटी, प्रोजेक्ट साइज और प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो हमारे पास 5 मिनट बचे हैं इस क्लास में। सो मेरे ख्याल में इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं, स्लाइड नंबर 10 तक, जिसमें आप लोग जो है इसके डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल के कंसेप्ट को थोड़ा सोचना और साइज ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर यू हैव टू थिंक कि साइज इंक्रीज होती है तो उसके अंदर टीम साइज इंक्रीज होती है, फिर कम्युनिकेशन पाथ बढ़ते हैं, और फिर आपकी क्रॉप प्रोजेक्ट की साइज कैसे इफेक्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे इफेक्ट होती है इसके ऊपर। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क।